एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। हमने देख लिया था कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में हमारे क्या होता है, न्यूक्लियस से रिलेटेड होती है। न्यूक्लियस स्पिन करता है और उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ जनरेट होती है वहां पर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी जब उससे मैच कर जाती है तो वो एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेता है और हाई लेवल्स में जाता है, यानी कि उसकी स्पिन स्टेट चेंज हो जाती है, +1/2 से -1/2 हो जाती है। ये सब हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। हमने ये देखा था कि जितने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे हम, उतने ही ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। यानी जो हमारा वो गैप था, जो हम यहाँ पर देख रहे थे कि जो अराउंड स्पिन स्टेट्स हैं +1/2 -1/2, उनका जो गैप है डेल्टा ई, वो डिपेंड करता है कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जा रहा है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था। यहाँ से हमारा एक आया था मैग्नेटोगायरिक रेशो। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन लास्ट वीडियो में किया गया है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से चेक कर लेना। तो यहाँ से हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई थी कि फ्रीक्वेंसी जो रेडियो वेव्स की रिक्वायरमेंट होगी वो इतनी होगी। यानी कोई भी अगर बी नॉट की वैल्यू हम लगा देते हैं यहाँ पर, गामा सबके लिए अलग अलग होता है। हमने बताया था 1s और 13 कार्बन एनएमआर, उनके लिए गामा की वैल्यू डिफरेंट होती है। जितना हम मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं बी नॉट, उसके अकॉर्डिंग हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। mechanism of resonance। मैकेनिज्म ऑफ रेजोनेंस। तो देखो क्या होता है इसमें, रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है, हमारा जब भी हम कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस है, उस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो न्यूक्लियस स्पिन करने लगता है। ठीक है, उसकी जो स्पिनिंग होती है वो कुछ प्रिसिशन कहते हैं उसको। उसकी जो रोटेशन होती है उसको बोलते हैं प्रिसिशन। जस्ट लाइक अर्थ की रोटेशन होती है ना, अपनी एक्सिस पे ऐसे रोटेट करना, तो वो भी इसी तरीके से रोटेट करता है, कुछ ना कुछ एंगल बना के रोटेट करता है। यानी कि यहाँ पर आती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जैसे ये हमारा कुछ इस टाइप से है, कोई न्यूक्लियस है, तो ये किस तरीके से स्पिन कर रहा होगा हमारा, इस तरीके से। यहाँ पे कुछ ना कुछ ये वाला एंगल यहाँ पे बन रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से प्रेसिस करेगा। अगर आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करके देखो तो इस टाइप से, ठीक है ना, इस टाइप से। तो ये जो होती है हमारी ये चीज, ये वाली जो स्पिनिंग होती है इस तरीके से प्रेसिस करना, इसको बोलते हैं हम प्रिसिशन। तो न्यूक्लियस हमारा क्या कर रहा है, प्रिसिशन कर रहा है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हमने उस पर लगाया तो उसकी कुछ ना कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, मान लो ओमेगा है, ठीक है, या न्यू मान लो, तो कुछ भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं लामर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लामर फ्रीक्वेंसी। तो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे उतनी ही ज्यादा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि लामर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, उतनी ही जल्दी, मतलब उतना ही ज्यादा वो प्रिसिशन कर रहा होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम कह सकते हैं कि जो बी नॉट है, हम जितना ज्यादा लगाते हैं उतनी ही ज्यादा हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो यानी ये वाली जो लामर फ्रीक्वेंसी होती है ना, प्रिसिशन की फ्रीक्वेंसी, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो जब ये हमारा प्रिसिशन करता रहता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाती है जो उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है। ठीक है, यहां से कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव आ रही है, रेडियो वेव्स, उनकी कोई अपनी फ्रीक्वेंसी है, मान लो न्यू है, और इसकी जो है ओमेगा है, जो ये प्रिसाइज कर रहा है इस तरीके से न्यूक्लियस। तो जब ये वाली दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाती हैं, सेम हो जाती है फ्रीक्वेंसी, तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है कोई भी न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसकी स्पिन चेंज होती है, तब जाकर वो स्पिन जो हमने देखी थी +½ से -½ में चेंज हो जाती है। ठीक है,
तो ये जो कंडीशन होती है ना, ये मैच करती है जब फ्रीक्वेंसी, तो इसी कंडीशन को बोला जाता है रेजोनेंस। ठीक है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो मान लो हमने क्या किया, कोई भी जो अप्लाई किया हमने मैग्नेटिक फील्ड, मान लो 1.41 टेस्ला, इतना हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, राइट। उसके बाद जैसे हमने ये फॉर्मूला देखा था, तो अगर हमने यहाँ पर बी नॉट 1.41 किया है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो हमें पता ही है, तो यहाँ से जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आई है वो भी हमें पता है। मान लो ये कितनी आई है, 60 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, ये मान लिया हमने कि यहाँ से जो हमारी फ्रीक्वेंसी आई है वो 60 मेगाहर्ट्ज के आसपास आ गई है। तो यानी जब इस वाले प्रिसीशन की फ्रीक्वेंसी, जब इस प्रिसीशन की फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज हो जाएगी, जब ये दोनों आपस में सेम हो जाएंगी, तब वो कंडीशन कहलाती है रेजोनेंस की कंडीशन। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा ये +1/2 से -1/2 स्पिन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे जो ये एनर्जी गैप आता है, ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू। तो अब हमें ये न्यू पता है कि 60 मेगाहर्ट्ज है, तो यहाँ से हम इसका गैप इजिली निकाल सकते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू इसमें पुट करो, यहाँ से हमारे डेल्टा E का गैप आ जाएगा। तो अब आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो ये गैप भी बढ़ेगा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी गैप भी बढ़ेगा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके एनर्जी गैप के। और क्योंकि ये वाली फ्रीक्वेंसी कब बढ़ेगी, जब हमारा V नॉट बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी सब कुछ रिलेटेड है मैग्नेटिक फील्ड से। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा उतना ही न्यूक्लियस प्रिसीशन करने लगेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से गैप भी बढ़ जाएगा। तो ये चीज होती है। अब इससे नेक्स्ट हम करने वाले हैं, तो ये तो कंडीशन हमारी रेजोनेंस की थी। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं population density of nuclear spin states। population density of nuclear spin states। मतलब जैसे हमने ये स्पिन स्टेट देखी, तो इनमें हमारे जो न्यूक्लियर हैं, कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, उनकी क्या पॉपुलेशन होगी, वो हमें बताना है। तो जब हमने ये गैप निकाला इसका डेल्टा E गैप, तो इस डेल्टा E गैप के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं इस वाले फॉर्मूले को जो हम करने वाले हैं। तो टू फाइंड आउट magnitude of energy gap, we use बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये हमने पहले भी पढ़ा था, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या होता है ये? अब क्योंकि हमारे दो लेवल हैं, एक लोअर लेवल एक अपर लेवल, तो यहाँ पे अगर हम उन दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम निकालेंगे एन अपर डिवाइड बाय एन लोअर इज इक्वल टू ये आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा ई को हम एच न्यू भी लिख सकते हैं, के भी हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डेल्टा ये जो गैप आया है, तो यहाँ से हमारी पॉपुलेशन पता चल जाएगी कि इनका रेशो क्या है, ऊपर वाले लेवल में कितनी है और नीचे वाले लेवल में कितनी है। अब मान लेते हैं कि इसमें हमारे जो है टोटल 100 न्यूक्लियस हैं, इसमें मान लेते हैं 50 हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया कि लोअर लेवल में 100 है, अपर लेवल में 50 है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आया है 100 माइनस 50, वो कितना है 50। यानी जो हमारे ट्रांजिशन हो रहे हैं ना, वो ये 50 ही डिसाइड करेंगे कि क्या NMR सिग्नल आएगा। ठीक है,
जो डिफरेंस हमारा आता है 50 जो एक्स्ट्रा होते हैं, दीज एक्स्ट्रा nuclei in lower spin state are called excess population. ये जो एक्स्ट्रा हमारे होते हैं ना, वो कहलाते हैं एक्सेस पॉपुलेशन, और इन्हीं की वजह से ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन्हीं की वजह से हम क्या डिटेक्ट करते हैं, रेजोनेंस। रेजोनेंस कोज ड्यू टू दीज this axis nuclei। तो ये जो एक्सेस न्यूक्लियाई है हमारे 50, यही डिसाइड करते हैं कि हमारा एनएमआर सिग्नल आएगा या नहीं आएगा, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बाकी तो ये हमारे 50 सेम है, इसमें यहाँ पर 100 एक्स्ट्रा है, तो बचे हुए जो डिफरेंस है 50, सिर्फ वही तो ट्रांजिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हमारे ट्रांजिशन करेंगे और वही हमारा, उन्हीं के थ्रू हमारा पता चलेगा कि रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, यही कोज करते हैं जो एक्सेस पॉपुलेशन होती है। ठीक है, अब एक पॉइंट ऐसा आ सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे जैसे ट्रांजिशन होंगे, ट्रांजिशन ऊपर लेवल में भी हो सकते हैं, स्टेडी स्टेट लोअर लेवल में भी हो सकते हैं। तो ट्रांजिशन जैसे ही हुए तो एक पॉइंट ऐसा आया कि इसमें से हमने मान लो 25 माइनस कर दिए और इसमें 25 ऐड कर दिए, तो यानी 25 यहाँ से ट्रांजिशन यहाँ हो गए, ये मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 75, और ये लेवल भी कितना हो जाएगा 75। तो जब दोनों की पॉपुलेशन सेम हो जाएगी, जब दोनों की पॉपुलेशन सेम हो जाएगी, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन। जब लोअर स्पिन स्टेट में और अपर स्पिन स्टेट में सेम पॉपुलेशन हो जाएगी, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन। और अगर सैचुरेशन आ गया तो इस पोजीशन पे नो ट्रांजिशन, नो एनएमआर सिग्नल। यहाँ पे हम कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, कोई एनएमआर सिग्नल नहीं आएगा, कोई ट्रांजिशन यहाँ नहीं होगा। ठीक है, एक बार अगर सैचुरेशन आ गया तो, राइट। तो ऐसा सैचुरेशन पॉइंट ना आए, ये सैचुरेशन पॉइंट आना ही नहीं चाहिए। अगर सैचुरेशन आ गया तो हम कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे, एनएमआर सिग्नल कैसे आएंगे, फिर हम कैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स को देखेंगे, कैसे हमारा रेजोनेंस होगा, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा वहां पर। तो हमें क्या करना है, सैचुरेशन पॉइंट को आने नहीं देना है। तो ये सैचुरेशन पॉइंट ना आए, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए एनएमआर इंस्ट्रूमेंटेशन पे। यानी अगर हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन, जो एनएमआर का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम डिटेक्ट कर रहे हैं सिग्नल, अगर वो इंस्ट्रूमेंटेशन सही है, वो ऐसा लेना पड़ेगा हमें जो सेंसिटिव हो, जो जल्दी से डिटेक्ट कर पाए सिग्नल्स। ठीक है, उसे सिग्नल्स को बहुत जल्दी डिटेक्ट करना है, उस पॉइंट पे आने नहीं देना है कि सैचुरेशन पॉइंट आ जाए। ठीक है, ट्रांजिशन हो रहे हैं बट सैचुरेशन पॉइंट ना आए, तो हमें उससे पहले डिटेक्ट करना है। तो ऐसा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट हमें यूज करना है। ओके, तो हमने रेजोनेंस की कंडीशन तो देख ली कैसे होती है। ठीक है, रेजोनेंस किस तरीके से होगा हमने देख लिया कि एक्सेस पॉपुलेशन क्या होती है। अब बात करते हैं कि जो हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें जो प्रोटॉन्स होते हैं, तो वो प्रोटॉन्स हमारे उनकी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस करते हैं, उनकी सेम फ्रीक्वेंसी नहीं होती सबकी। ठीक है, जो भी हमारे प्रोटॉन्स हैं अगर वो सेम एनवायरनमेंट में है या नहीं है ये देखना पड़ता है। अगर हमारे वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटॉन्स का डिफरेंट रेडियो फ्रीक्वेंसी पे वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो होता क्या है, हमारा कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, मान लो ये कोई न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होता है, या हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन से शील्डेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर
न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स। ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें प्रोटॉन्स ही तो होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो होता है वही इक्वल टू प्रोटॉन्स होता है। तो न्यूक्लियस हमारा यहाँ पे क्या होंगे, हमारे प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि हम 1H NMR की बात कर रहे हैं। तो ये मान लो कि ये प्रोटॉन्स हैं, तो प्रोटॉन्स आर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स आर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, या कह सकते हैं कि प्रोटॉन्स आर शील्डेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये या तो शील्डेड कह सकते हैं या फिर सराउंडेड कह सकते हैं, एक ही बात है। तो होता क्या है, जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मान लो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये सर्कुलेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जो प्रोटॉन के चारों तरफ हैं, सराउंड करके रखा है, वो हमारे सर्कुलेट करना स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से सर्कुलेट करते हैं, देखो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे शो कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स हमारे सर्कुलेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से सर्कुलेट कर रहे हैं, सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड लोकल डायमैग्नेटिक करंट। इस चीज को हम बोलते हैं लोकल डायमैग्नेटिक करंट, कि जो हमारा प्रोटॉन है उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन उसको शील्ड कर रहे हैं, सराउंडिंग में है, तो वो हमारे सर्कुलेट करना स्टार्ट करते हैं जैसे ही कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से जब सर्कुलेशन होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लोकल डायमैग्नेटिक करंट। ठीक है, तो अब जैसे ही आपने बी नोट अप्लाई किया यहाँ पर, तो उससे यहाँ पर ये जो चीज हुई है, यानी कि डायमैग्नेटिक करंट आई है, इसकी वजह से यहाँ पर एक ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। यानी एक फील्ड तो हम अप्लाई कर रहे हैं, दूसरा फील्ड इस वजह से सर्कुलेशन से जनरेट हो रहा है। तो ये जो होता है हमारा, इसको हम मान सकते हैं कि ये बी इंड्यूस, बी आई मान लो। ठीक है, कि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है जस्ट ऑपोजिट होती है। तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ऑपोजिट होता है अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड के। ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारी लोकल डायमैग्नेटिक करंट की वजह से जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी। डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी, और ये भी कह सकते हैं डायमैग्नेटिक शील्डिंग। डायमैग्नेटिक शील्डिंग। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी का एक प्रोसेस है पूरा। इस बार एक बार और इसको ठीक से देखते हैं, डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी क्या होती है। देखो, जो हमारा न्यूक्लियस होता है, जब उस पर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है प्रोटॉन्स होते हैं, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमारे सर्कुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, जो प्रोटॉन्स हमारे सर्कुलेशन में होते हैं, तो सर्कुलेट करने की वजह से डायमैग्नेटिक करंट को जनरेट करते हैं। ठीक है, वो डायमैग्नेटिक करंट जनरेट होने की वजह से क्या होता है, एक ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। ठीक है, वो ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होता है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी या फिर डायमैग्नेटिक शील्डिंग। ठीक है, अब हुआ क्या है, जो ये वाला हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, इसकी वजह से क्या होगा, देखो कुछ ऑपोजिट चीज अगर इंड्यूस हुई है, तो जो अप्लाई की गई है ये उससे ज्यादा ही होगी। जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है
उसकी जो इफेक्ट होगा वो किस पे पड़ेगा, जो अप्लाई कर रहे हो आप फील्ड को, ठीक है ना। तो ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, अब ये जो अप्लाई किया गया मैग्नेटिक फील्ड है उसका इतना इफेक्ट होने नहीं देता। हुआ क्या था हमारा, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था तो उसकी वजह से न्यूक्लियस प्रिसिशन कर रहा था, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही थी, फिर उसको हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव चाहिए होती है, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव उसको चाहिए थी। अब क्या हुआ है कि इंड्यूस हो गया है कुछ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या करेगा, मॉलिक्यूल को जो अप्लाई कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड उसका इतना इफेक्ट होने नहीं देगा। अब वहां पर जो होना था एक्चुअल में अप्लाई वो इतना नहीं हो पा रहा है, वो उससे थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम कर दिया इसने, तो वो इतना ज्यादा अब मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ रहा है, तो अब मॉलिक्यूल क्या प्रिसिशन इतना ही करेगा, नहीं, अब वो बिल्कुल स्मॉल मतलब कम प्रिसिशन करेगा, तो अब उसकी जो प्रिसिशन की फ्रीक्वेंसी होगी वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। प्रिसिशन की फ्रीक्वेंसी जैसे ही कम होगी, दैट मीन्स वहां पर जो रेडियो वेव्स उसको चाहिए होती हैं वो भी कम फ्रीक्वेंसी की चाहिए होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर कम फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स उसको चाहिए होंगी, तो वो कम फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस था। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड रेफरेंस सब्सटेंस। देखो, जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं, तो प्रोटॉन्स हमारी डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में होने की वजह से डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सबकी रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है एब्जॉर्प्शन की वो डिफरेंट होती है, तो उसमें जो है ना डिफरेंस बहुत कम होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं उन सबको हम एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, हम उनको एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन उनके डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो हम हर प्रोटॉन की जो फ्रीक्वेंसी है एब्जॉर्प्शन की उनके डिफरेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक रेफरेंस कंपाउंड यूज करते हैं। रेफरेंस कंपाउंड कोई भी स्टैंडर्ड रेफरेंस सब्सटेंस हम ऐसा लेंगे जिसको हम उस सैंपल में डाल देंगे जिसमें हमें जिस मॉलिक्यूल के जिस प्रोटॉन्स का हमें चाहिए एनएमआर मतलब एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी जिसकी चाहिए होती है, ठीक है, उसी सॉल्यूशन में हम डाल देते हैं थोड़ा सा रेफरेंस कंपाउंड। तो अब हमारी जो रेफरेंस कंपाउंड की फ्रीक्वेंसी आती है तो हम उसको उसके रिलेटिव अपने सैंपल की निकाल लेते हैं। देखो, जो हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है, हमें इसका मान लो हमें क्या निकालना है, इसकी हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है कि इसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी बताओ कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेगा। बट हर प्रोटॉन की क्योंकि अलग अलग होती है, ठीक है, हर प्रोटॉन की अलग अलग होती है, तो हम ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि हर इस प्रोटॉन की क्या होगी, हम उसका सिर्फ डिफरेंस फाइंड कर पा रहे हैं, हम इसके डिफरेंस को फाइंड कर पा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा स्टैंडर्ड रेफरेंस सब्सटेंस लेते हैं जिसको हम उस सैंपल में डाल देते हैं जिसमें हमारा मॉलिक्यूल है। सैंपल मतलब जो हमारा मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं जिसकी हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी, तो हम इसी में थोड़ा सा क्या करते हैं, रेफरेंस कंपाउंड भी डाल देते हैं। अब जो रेफरेंस कंपाउंड की जो फ्रीक्वेंसी आती है ना, रेफरेंस कंपाउंड की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो हम उसके डिफरेंस को हम देख लेते हैं कि ये इसके रिलेटिव, इस फ्रीक्वेंसी के रिलेटिव ही हम निकाल देते हैं अपने, इसके रिलेटिव हम इस सैंपल की फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं, ठीक है। यानी इस रेफरेंस कंपाउंड से कितना शिफ्ट हो रहा है, कितना शिफ्टिंग हो रही है, कितना डिफरेंस आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं अपने मेन जो हमें सैंपल लिया है उसकी, ठीक है। तो हम स्टैंडर्ड रेफरेंस सब्सटेंस हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं TMS यानी ट्राई मिथाइल सिलिन। अब हमने स्टैंडर्ड रेफरेंस सब्सटेंस ट्राई मिथाइल सिलिन ही क्यों लिया, TMS ही क्यों लिया, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।